हेलो डियर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रिक एसिड लोअरिंग एजेंट्स, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि स्टमक के अंदर जो हम अपना एचसीएल बनता है उसके सिक्रीशन को डिक्रीज करे या कम करे। उन एजेंट्स को क्या कहेंगे? हम लोग गैस्ट्रिक एसिड लोअरिंग एजेंट कहेंगे, जिसको मेनली तीन पार्ट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज एंटासिड, सेकेंड वन इज एस टू ब्लॉकर्स, जिसे हिस्टामिन 2 ब्लॉकर भी कहा जाता है, और इसे एस टू आर बी के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं। और तीसरा होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिन्हें हम लोग पीपीआई के नाम से भी जानते हैं डियर। ठीक है, तो इन तीनों एजेंट्स की स्टडी करेंगे। ये तीनों का काम क्या है? जो भी गैस्ट्रिक एसिड बन रहा है जिसकी वजह से अपन को बहुत सारी समस्या हो सकती है, जैसे हार्ट बर्न वगैरह है, इस प्रकार की समस्याओं यानी एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए अपन लोग इसका यूज करेंगे, जिसमें तीन कैटेगरी में पढ़ेंगे, एंटासिड, एस टू आर बी, और दूसरी होती है, तीसरी होती है पीपीआई। कि क्या यूज है गैस्ट्रिक एसिड लोअरिंग एजेंट्स का। तो यहाँ पे यूजेस की बात करें तो जैसे गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, इसके अलावा गैस्ट्राइटिस हो जाए यानी इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक लाइनिंग हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए, जीईआरडी हो जाए यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो जाए, एसिडिटी जिसे डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं, इस केस में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट बर्न के केस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि एपिगेस्ट्रिक पेन जिसे कहेंगे, और जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जिसको जिसको हम लोग गैस्ट्रिनोमा के नाम से भी जानते हैं, इस कंडीशन यानी इन सभी कंडीशन में क्या हो जाता है? स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इन एजेंट्स का प्राइमरी मेन फोकस क्या है? चाहे वो एंटासिड हो, चाहे एस टू आर बी हो, चाहे पीपीआईज हो, तीनों का मेन फोकस कौन है? स्टमक में बनने वाला एचसीएल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एचसीएल की बनने की प्रक्रिया समझेंगे और ये किस प्रकार से काम करते हैं तीनों एजेंट, उनके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा, तो सबसे पहले बात करूं यहाँ पे स्टमक के अंदर, अगर मैं इस छोटे से पार्ट को अगर मैं जूम करके देखूं तो इस प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है स्टमक के अंदर, और इन ग्लैंड्स को अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्जेंटिक सेल यानी पैराइटल सेल प्रेजेंट होती है, चीफ सेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर म्यूकस नेक सेल होती है, ये रही म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अर्जेंट अर्जेंट इसको अपन एसीई ईसीएल सेल भी बोलते हैं, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स भी कहा जाता है, और जी सेल जिसे गैस्ट्रिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ सेल पाई जाती है पूरे स्टमक के अंदर। इन सेल्स के अंदर ये जो ग्लैंड का ग्रुप है, इसे अपन इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट सेल पाई जाती है और अलग अलग सेल अलग अलग काम करती है। जैसे बात करूं ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल है, ये मेनली एचसीएल का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, दूसरा चीफ सेल है, वो मुख्य सेल होती है स्टमक की, तो ये क्या करेगी? एंजाइम का सिक्रीशन करेगी, एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगी, प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करेगी, जो कि विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रीशन करेगी, और ये जो दोनों सेल है, ये दोनों सेल्स, ईसीएल सेल है वो हिस्टामिन का रिलीज करेगी। यस डियर, ये किसका रिलीज करेगी? हिस्टामिन। और गैस्ट्रिन सेल है वो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करेगी। जी सेल किसका सिक्रीशन करेगी? गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन कैसे करेगी? और ये दोनों हेल्प करेंगे एचसीएल के सिक्रीशन में। तो एचसीएल प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली सेल्स कौन सी होती है? ईसीएल सेल, और दूसरी कौन सी होती है? गैस्ट्रिन जी सेल्स। इसके अलावा ईसीएल बनाने वाली सेल कौन सी होती है? ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। इट मींस पैराइटल सेल मुख्य सेल है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड, जो कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका बनाने के लिए। और इस HCl का, इसका जो पीएच होता है, वो रफली बात करें तो 1 से लेकर 3 पीएच जो है इसकी हो सकती है। ठीक है, अब क्या फिजियोलॉजी है वो ये अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो मैंने सेल्स बताई है उसको मैं टेबल के फॉर्म में अरेंज किया हूं। जैसे कि बात करें म्यूकस नेक सेल है, वो म्यूकस का सिक्रीशन करेगी। पैराइटल सेल जिसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है, वो एचसीएल का और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रीशन करती है, जो कि विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट होती है अपनी चीफ सेल, मुख्य सेल। और स्टमक का मुख्य काम क्या है? पाचन। तो पाचन के जो एंजाइम्स होते हैं, लाइक पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज, और बच्चों के अंदर और एनिमल्स के अंदर रेनिन हार्मोन भी रिलीज करती है। ठीक है डियर, याद रखिए, रेनिन एंजाइम, सॉरी हार्मोन नहीं, एंजाइम। जी सेल है, वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि एचसीएल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। डायरेक्टली ये एचसीएल नहीं बनाती है, बट ये हेल्प करेगी। किसकी हेल्प करेगी? पैराइटल सेल की।
इसके अलावा ईसीएल सेल, जिसे एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल कहा जाता है, ये किसका फॉर्मेशन करेगी? हिस्टामिन का। और हिस्टामिन एचसीएल प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है कौन सी सेल पे? पेराइटल सेल पे डियर, समझिएगा इस चीज को। और डी सेल भी पाई जाती है जो कि सोमेटोस्टेस्टिन रिलीज करती है, जो कि एचसीएल के सिक्रेशन को रोकती है, इनहिबिट। जैसे ही खाना अपन ने खाया, खाना खाने के बाद खाना आगे चला गया, स्टमक से बाहर निकल गया, यानी इंटेस्टाइन की तरफ चला गया, उस टाइम पे डी सेल सोमेटोस्टेस्टिन रिलीज करेगी जो कि एचसीएल के सिक्रीशन को रोक देगी। समझ में आया? अब इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं अपन लोग। देखेगा तो पेराइटल सेल है, अपनी मुख्य सेल है जो कि एचसीएल का प्रोडक्शन करती है। और पेराइटल सेल पे 4 स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। पेराइटल सेल पे कितनी स्ट्रक्चर पाई जाती है? 4 स्ट्रक्चर मिलती है। जैसे कि मैं अगर एक सिंबॉलिक रूप से बताऊं कि एक पेराइटल सेल है, ठीक है, तो इसमें एक रिसेप्टर पाया जाएगा, वो होगा एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर। दूसरा रिसेप्टर पाया जाएगा, वो होगा हिस्टामिन का रिसेप्टर। तीसरा रिसेप्टर होगा, वो होगा गैस्ट्रिन हार्मोन का रिसेप्टर। और चौथे पाए जाते हैं इसमें प्रोटॉन पंप्स। चौथे क्या मिलेंगे? प्रोटॉन पंप्स मिलेंगे, जिसके थ्रू हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा जो कि क्लोराइड से जुड़ेगा, और जुड़ करके किसका फॉर्मेशन कर देगा? एचसीएल का फॉर्मेशन कर देगा। पूरे मैकेनिज्म समझाऊंगा। सिंपली पेराइटल सेल पे 4 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उन स्ट्रक्चर्स के नाम क्या है? पहली होती है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जहां पे वेगस नर्व, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है। तो वेगस नर्व कैसे स्टिमुलेट होती है? जब भी अपन रेस्ट, स्लीप और डाइजेस्ट में होते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और स्टमक में एचसीएल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो वेगस नर्व जब भी स्टिमुलेट होगी, एचसीएल का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है अगर आप अच्छे खाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप खाने को देख रहे हैं, बहुत अच्छा खाना आप देख रहे हैं, चारों तरफ अच्छा अच्छा खाना लगा हुआ है, उसको देख करके भी स्टमक के अंदर एचसीएल का प्रोडक्शन होने लग जाएगा बिकॉज ऑफ वेगस नर्व। स्मेल आ रही है, अगर बहुत अच्छी स्मेल आ रही है खाने की, तो भी आपके स्टमक में एचसीएल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हिस्टामिन रिलीज होता है जो कि मोस्टली नाइट में होता है। हिस्टामिन रिलीज होगा तो ये भी क्या करेगा? पेराइटल सेल को, ये पेराइटल सेल है, पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा। ऐसे ही गैस्ट्रिन रिसेप्टर है, यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन जुड़ेगा, जुड़ करके ये भी पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा, यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा, यानी प्रोटॉन निकलेगा। प्रोटॉन पंप से प्रोटॉन निकलेगा जो कि क्लोराइड के साथ जुड़ करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। तो ये मैकेनिज्म है, इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आई थिंक आ गई। अब देखेगा एसिड कैसे बनता है, उसकी अगर मैकेनिज्म समझ में आ गई तो कौन सी ड्रग कहाँ पे काम करती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला गैस्ट्रिक एसिड लोअरिंग एजेंट 3 होते हैं, एंटासिड, H2RB और पीपीआई। ये तीनों कहाँ काम करेगी इस सेल पे, वो ही समझाना आपको फोकस है। तो देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं कौन सी सेल की? पेराइटल सेल की। तो फॉर एग्जांपल ये अपन ने ले लिया पेराइटल सेल, सिंबॉलिक रूप से ये पेराइटल सेल हो गई। इसमें ये सब तो हो गए अपने प्रोटॉन पंप्स। ये सब क्या हो गए डियर? प्रोटॉन पंप। यहां पे अपने 3 रिसेप्टर्स हो गए। ये तो हो गया जी, यानी गैस्ट्रिन का रिसेप्टर। ये हो गया हिस्टामिन, हिस्टामिन का रिसेप्टर, हिस्टामिन 2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा हिस्टामिन 2। और तीसरा ये हो गया अपना वेगस नर्व का स्ट्रक्चर, जिसे एसीएच, एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर हो गया, यानी किसके थ्रू आ रहा? वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व होती है? 10th क्रेनियल नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है। ये आएगी और आकर के स्टिमुलेशन देगी। ये कौन सी सेल है? पेराइटल सेल, पेराइटल सेल है। पेराइटल सेल में क्या होगा? जैसे ही इंपल्स आएगी, चाहे वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई, और वेगस नर्व स्टिमुलेट कैसी होती है? अच्छा खाना देखने से, अच्छे खाने की स्मेल से, या खाना खाने से वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। स्टिमुलेट होते ही पेराइटल सेल को इंपल्स आएगा। या फिर हिस्टामिन, जो कि मोस्टली नाइट में रिलीज होता है, हिस्टामिन इससे आके जुड़ेगा। हिस्टामिन कौन सी सेल से आ रहा है? ईसीएल सेल से। गैस्ट्रिन किससे आ रहा है? जी सेल से, जी सेल से आ रहा है। समझ में आ गया? ये आकर के जुड़ने के बाद यहाँ पे एक मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, और उस मैकेनिज्म में क्या होगा? वाटर जो है H2O प्लस CO2 के साथ जुड़ेगा, जुड़ करके एक वीक एसिड बनाएगा H2CO3। और यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है विच इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या कहलाएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम क्या करेगा? इसे HCO3 माइनस प्लस H प्लस में तोड़ देगा। किसमें तोड़ दिया? SCO3 प्लस H प्लस में इसको तोड़ दिया, हाइड्रोजन आयन में। और ये हाइड्रोजन आयन इन प्रोटॉन पंप से, ये हाइड्रोजन आयन इन प्रोटॉन पंप से बाहर निकलेंगे।
इन प्रोटॉन पंप से बाहर निकले। इनके साथ में क्लोराइड भी पंप भी होते हैं, जहां से क्लोराइड भी बाहर आ जाएगा। जहां से कौन आ जाएगा? क्लोराइड भी बाहर आ जाएगा, प्रोटॉन बाहर आ गया, और ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे? HCl का फॉर्मेशन कर देंगे। इस प्रकार से HCl का सिक्रीशन होता है एक पैराइटल सेल के लेवल पे। अब मेन फोकस अपना आ जाता है जो 3 मेडिसिन मैंने बताई है, गैस्ट्रिक लोअरिंग एसिड एजेंट, उनकी मैकेनिज्म क्या है समझिएगा। पहली जो अपनी ड्रग्स है या मेडिसिन है, दीज आर नोन एज एंटासिड। तो एंटासिड कहां काम करती है? एंटासिड यहां पे काम करेगी। यस, एंटासिड न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज HCl। यानी एंटासिड कुल मिलाकर के एक बेस है जो कि एक एसिड को एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा न्यूट्रलाइज कर देगी। एंटासिड्स जो होती है वो पेराइटल सेल को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है। पेराइटल सेल अपना HCl बनाते रहेगी, एंटासिड उस बने हुए HCl को न्यूट्रलाइज कर देगी। इसका मतलब ये थोड़े समय के लिए ही काम करेगी। जो स्टमक में है HCl उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बार जेलुसिल टैबलेट आती है ना, या फिर रंग बिरंगी टैबलेट्स आती है एंटासिड्स में, मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरी बात देखिएगा, दूसरा जो गैस्ट्रिक एसिड लोअरिंग एजेंट है वो होता है H2RB। वो कहां पर काम करेगा? ये काम करेगा हिस्टामिन पे, H2RB, यानी H2 ब्लोकर्स, H2 रिसेप्टर ब्लोकर। तो H2RB कहां काम कर रही है? इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, और इस रिसेप्टर पे नहीं जुड़ेगा हिस्टामिन तो HCl का सिग्नल आगे नहीं आएगा। यानी ये कुल मिलाकर के H2RB के अंदर एग्जांपल आप लोगों ने सुने होंगे, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, इस तरीके के एग्जांपल आते हैं। रेंटेक का नाम सुना होगा ना, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये ड्रग्स क्या करेगी? डिक्रीज करेगी HCl का प्रोडक्शन। डिक्रीज क्यों बोला? क्योंकि अभी यहां से तो इंपल्स आएगी ना, इसी को तो रोका यहां पे। और तीसरी कैटेगरी होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। वो कहां काम करेगी? इनको ब्लॉक करेगी। तो PPI कहां पे वर्क करेगी डियर? PPI जैसे जिसके भी नाम के लास्ट में प्राजोल वर्ड आता है, लाइक ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, सुना होगा ना, पेंटोप DSR नाम से बहुत मेडिसिन आपने सुना होगा यूज होती है। तो पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये सभी मेडिसिन कहाँ काम करेगी? प्रोटॉन पंप के ऊपर काम करेगी। तो 3 टाइप के गैस्ट्रिक लोअरिंग एजेंट होते हैं। पहला एंटासिड जो कि काम करेंगे इस बने हुए HCl को न्यूट्रलाइज करेंगे। दूसरी होती है अपनी H2RB जिसमें रेंटेक वगैरह आती है, सिमेटिडिन, निजाटिडिन, ऐसी ड्रग्स आती है, वो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, और ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से इंपल्स नहीं जाएगी, तो HCl का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रुकेगा नहीं, पूरी तरीके से कम हो जाएगा, जो अपना टारगेट था। समझ में आ गए? और तीसरा होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये इन प्रोटॉन पंप को बंद कर देगी। अब चाहे कितना भी मैकेनिज्म चलती रहे, जब प्रोटॉन ही बाहर नहीं निकलेंगे, जब प्रोटॉन बाहर नहीं आएगा तो क्लोराइड से जुड़ के क्या HCl बनाएगा? नहीं बनेगा ना। तो ये क्या करेगी? स्टॉप कर देती है HCl का प्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा। तो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन कौन सी हुई इन तीनों में? सबसे इफेक्टिव मेडिसिन हुई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये जो रेनिटिडिन वगैरह ये सिक्रेशन को कम करती है, और जो अपनी एंटासिड्स वगैरह है ये क्या करेगी? सिंपली बने हुए HCl को न्यूट्रलाइज करेगी। तो कम समय के लिए आराम चाहिए पेट दर्द से तो एंटासिड्स ली जाती है, तुरंत आराम चाहिए तो आगे समझ में, और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो पेंट्रोप्राजोल, PPIs या फिर H2RB यहाँ पे काम ले सकते हैं। ठीक है जी, ये होता है मैकेनिज्म ऑफ पैराइटल सेल। ये जो इमेज है वो बुकिस इमेज है जिसको एक पैराइटल सेल के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर, ये हिस्टामिन का रिसेप्टर, ये गैस्ट्रिन का रिसेप्टर। इम्पल्स आएंगे, आकर के H2O प्लस CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम आएगा, H2CO3 में बदलेगा, बाइकार्बोनेट और H प्लस में बदलेगा। बाइकार्बोनेट वापिस सेल से बाहर ब्लड में चला जाएगा, और हाइड्रोजन आयन है वो प्रोटॉन पंप के द्वारा, ये प्रोटॉन पंप है, ठीक है, इनके द्वारा बाहर निकलेगा। और बाहर ये क्लोराइड अवेलेबल है जो कि सेल से आए हैं, क्लोराइड पंप के द्वारा बाहर निकले, इनके साथ मिलकर के क्या बनाएगा? HCl का फॉर्मेशन करेगा। जो अपनी एंटासिड है वो यहाँ पे काम करेगी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो यहाँ पे काम करेगी, और H2RB है वो यहाँ पे वर्क करेगी। आई थिंक ऑल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये पॉइंट यहाँ पे। तो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ acid production, gastric acid production, and as well as we had discussed about mechanism of action of H2RB, mechanism of action of PPI, and mechanism of action of which
एंटासिड्स। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। देन नेक्स्ट, यस, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंटासिड्स, पीपीआईज और एस2आरबी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद एचसीएल प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी सेल है जो कि डायरेक्टली एचसीएल प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन चीफ सेल, पैरेटल सेल, जी सेल, ईसीएल सेल। कमेंट करिएगा अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया डियर। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर देने की। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।